नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के मार्केट पर चर्चा करेंगे। मक्का पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग मक्का पर बातचीत करेंगे। मौजूदा बुआई को अगर देखते हुए रबी मक्का का उत्पादन ज़्यादा होने का अनुमान निकल कर आ रहा है। सर, अभी अगर आपसे समझना चाहें कि अभी मक्का की सप्लाई की स्थिति कैसी है, इसको थोड़ा सा सर समझाइए हमें। देखिए ब्रिज, यहाँ पे जहाँ तक मक्का का सवाल है तो बुआई निश्चित रूप से यहाँ पे गत वर्ष की तुलना में ज्यादा है और जो सोइंग के जो नंबर्स आ रहे हैं वो पिछले वर्ष से ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पे जो उत्पादन के अनुमान है वो भी बढ़कर आ रहे हैं क्योंकि मौसम की जो है अनुकूलता काफी रही है। और जिस तरह से हम यहाँ पे जो इथेनॉल में लगातार मक्का का डिमांड देख रहे थे, तो उसके चलते यहाँ पे काफी सारे किसानों ने जो रकबा है वहां पे बढ़ाया है। तो सप्लाई साइड बेहतर है, काफी अच्छी अवेलेबिलिटी मक्का की वर्तमान में बनी हुई है। और आगे भी यहाँ पे जो रबी का सीजन रहेगा मक्का का, वहां भी उत्पादन के अनुमान बेहतर निकल कर आ रहे हैं। तो सप्लाई साइड काफी बेहतर है और कहीं भी कोई अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम वर्तमान में मक्का में नजर नहीं आती। सर, ट्रेड डील की ओर भी रुख कर लेते हैं। हम लोग ने देखा कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील भी हो गया। तो सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस डील से मक्का की डिमांड सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही ये भी बताइए कि मक्के की अगर देखा जाए तो घरेलू डिमांड अभी कैसी है। देखिए, डिमांड अभी तक यहाँ पे मक्के की बेहतर थी, लेकिन जब से हमने देखा कि जो चावल को यहाँ पे इथेनॉल में जब से प्राथमिकता दी जा रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो प्रभावित होती हुई नजर आई है। जहां तक हम ट्रेड डील की बात करें तो यहाँ पे अभी भी जो ट्रेड डील में फार्म सेक्टर को लेकर के पूरी तरह से क्लैरिटी आना बाकी है। हालांकि यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री और भारत सरकार की तरफ से बार बार ये बयान निकल कर आ रहे हैं कि उन्होंने वहां पे किसानों के हित से कोई समझौता किया नहीं है। तो जब तक यहाँ पे ट्रेड डील के पूरे पॉइंटर्स पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते, कुछ भी कहना यहाँ पे जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में यहाँ पे अमेरिका के जो डीडीजीएस है उसको इंपोर्ट की परमिशन इस ट्रेड डील में दी जाएगी, तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारत में जो मक्का का बाजार है वो थोड़ा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो इथेनॉल में जिस तरह से उपयोग मक्का का हो रहा है और जो उसका बाय प्रोडक्ट है डीडीजीएस, वो यहाँ पे लोकल फील्ड इंडस्ट्री में जो है लगातार उसकी कम कीमतों की वजह से जो है प्रासंगिक बना हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर वहां से अमेरिका से जो डीडीजीएस के जो इंपोर्ट की अनुमति बिना टैरिफ के अगर भारत में होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो घरेलू बाजार है उसको एक बार प्रभावित कर सकता है। सर, एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से नवंबर के दौरान मक्का के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है सर, ये बताइए, और साथ ही ये भी बताइए आगे एक्सपोर्ट को लेकर आपका क्या आकलन है। देखिए, डिमांड यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं भारत में मक्का की वो कम है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट पैरिटी है वो बनी हुई है। आगे भी यहाँ पे जो है अराइवल का सीजन रहेगा, जब हम देखेंगे कि रबी क्रॉप का जो है अराइवल यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा मार्च में, तो उस समय यहाँ पे कीमतों में दबाव जो है वो बना रह सकता है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बेहतर बना रह सकता है। और यहाँ पे काफी कुछ जो कीमतों की जो निर्भरता है वो आगे जो ट्रेड डील को लेकर के क्या क्लैरिटी आती है उसके ऊपर निर्भर करेगी। अगर वहां पे सीमित मात्रा में अगर परमिशन आयात की डीडीजीएस को दी जाती है, तब तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा असर भारत के मक्का के मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पे जो आयात की परमिशन है वो बड़े रूप में दी जाती है तो निश्चित रूप से बाजार को प्रभावित करेगा। तो उसके चलते यहाँ पे सारे जो समीकरण है वो आगे मक्का के व्यापार के ऊपर बनते हुए नजर आएंगे। सर, आपने प्राइजेस का जिक्र किया तो इस पर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा। लंबे समय से हम लोग देख भी रहे मक्के की कीमतों पर दबाव है, जैसा आपने भी कहा। सर, कोई चांस है कि आगे कीमतों में रिकवरी आ सके, रिकवरी की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे संभावना नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें लगातार जो समर्थन मूल्य उसके नीचे बनी हुई है
और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कीमतें हैं वो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। अगर मैं सीबीओटी फ्यूचर की बात करूं तो वो 430 जो है डॉलर पर कारोबार कर रही है, और एक जो बहुत ही सीमित दायरा 410 से 450 डॉलर का मक्का में इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है। भारतीय बाजारों में अभी हम देख रहे हैं कि समर्थन मूल्य के नीचे कीमतें बनी हुई है। अराइवल यहाँ पे सप्लाई साइड बेहतर है, और आगे रवि क्रॉप के जो अराइवल्स है उसका भी प्रेशर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं बन रहा है कि जिसकी वजह से कीमतों में कोई बड़ी तेजी यहाँ पे बन जाए। लेकिन अगर ट्रेड डील में अगर कोई ज्यादा नकारात्मक चीज निकल कर नहीं आती है तो फिर यहाँ पे हमारा मानना है कि मार्च के बाद कीमतों में ग्रेजुअली जो है वो सुधार देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में कीमतें एक सीमित दायरे में बनी रहेगी, और हमारा मानना है कि वो समर्थन मूल्य के नीचे बनी रह सकती है। और ग्रेजुअली अगर यहाँ पे ट्रेड डील में कोई नकारात्मक चीज नहीं आती है तो फिर हम कीमतों में जो है मार्च अप्रैल ऑनवर्ड जो है ग्रेजुअली सुधार आते हुए देखेंगे। ब्रिज जी। सर एक आखिरी सवाल है, हमने एक्सपोर्ट डिमांड और तमाम चीज़ों पर बातचीत की है, लेकिन एक आखिरी सवाल है ट्रेडर्स के नज़रिए से, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे सजेशंस में? देखिए, वर्तमान में अगर हम देखें तो एनसीडीईएक्स में जो एग्री वायदा में सारी जो कमोडिटीज है वो ऊपरी लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक भय जो है वो ट्रेड डील के पॉइंटर्स को लेकर के बना हुआ है। लेकिन बावजूद उसके कुछ कमोडिटीज जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के कारोबार कर रही है आसपास, तो वहां पे कुछ बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। पहली जो कमोडिटी होगी वो ग्वार सीड होगी। ग्वार सीड के मार्च वायदा में डिप्स में यहाँ बाय की सलाह रहेगी 5450 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 5380 का रखना है, लक्ष्य 5600 के रहेंगे। वहीं यहाँ पे मसाला कॉम्प्लेक्स में धनिया के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। ऊपरी लेवल से एक हेल्दी करेक्शन हमने इस कमोडिटी में आते हुए देखा है। अप्रैल वायदा को 11200 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 11040 का रखना है, लक्ष्य 11500 के रहेंगे। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है सर की ओर से दिया जा रहा है जिसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ग्वार सीड और धनिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि जो भी ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज के ऊपर हमने चर्चा की ब्रिज, उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन इनमें हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या हेजर यहाँ पे दिए गए रिकमेंडेशन के अनुसार कोई ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं, और अगर दी गई स्ट्रेटेजी के अनुसार बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने मक्का पर चर्चा की है, मक्का के प्राइस आउटलुक को समझा है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार वेबिनार्स का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। इस बार का वेबिनार काफ़ी स्पेशल है। टेक्निकल चार्ट फंडामेंटल से दूर ग्रहों की दिशा से आप समझ सकेंगे कि आने वाले समय पर मार्केट का मूवमेंट कैसा रहने वाला है, क्या बाजार में तेज़ी रहेगी या गोल्ड सिल्वर का भविष्य कैसा रहेगा, ये सब समझने को आप लोगों को मिलेगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करके चलिए और वेबिनार में हिस्सा ले लीजिए और पार्ट्स लीजिए। आप अपने सवाल पूछिए, एक्सपर्ट से हम लोग राय लेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 49 रुपीज़ का वेबिनार है, डिस्काउंटेड है, 200 रुपया डिस्काउंट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पर है। सुनील दीक्षित होंगे मेहमान, डायरेक्टर है फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के। तो इनसे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे आने वाले समय में भविष्य में बाजार गोल्ड सिल्वर की दिशा कैसी रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।